पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीटस्टोन नेटवर्क के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों है? क्या ये सही में पोस्ट ऑफिस में यूज किया जाता था? ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें 3 आर्म्स हैं, ए बी, बी सी एंड दिस इज ए डी। ए और बी में 4 वैल्यूज हैं रेजिस्टेंसेस के, 1, 10, 100 एंड 1000। उसी तरह से बी और सी के बीच में 4 वैल्यूज हैं। अगर हम लोग इसमें से 1 और 10 को पुल करते हैं, यहाँ पे की होता है, इन की को अगर निकाल लेते हैं 1 और 10 ओम के कीज को, तो ए और बी का रेजिस्टेंस 11 ओम हो जाएगा। अगर सिर्फ 10 ओम का निकाल रहे हैं तो वो 10 ओम होगा। ए और डी के बीच में जो आर्म है, इसमें ऐसे वैल्यू सेलेक्ट की गए हैं ताकि हम लोग 1 ओम के डिफरेंस का कोई भी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें। जैसे हमें 19 ओम अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो एक 10 पुल करेंगे, एक 5 पुल करेंगे, एक 2 पुल करेंगे और एक और 2 पुल करेंगे, यू कैन फाइंड 19 ओम रजिस्टर। एक इसमें इन्फिनिटी भी होता है। अगर हम इसको पुल करेंगे तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस इन्फानाइट हो जाएगा। चलिए इन सब के पीछे में, सपोज अगर ये 1 ओम का है तो इनके पीछे में एक रेजिस्टेंस होता है, एक कॉइल होता है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। अगर ये यहाँ पे की अगर इंसर्टेड है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन जब इसको हम लोग की को पुल करते हैं तो करंट उस कॉइल के थ्रू होके यहाँ से जाता है। तो यही प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब यहाँ पे इसके और इसके बीच में कोई भी कॉइल कनेक्टेड नहीं है। अगर हम इस की को पुल करेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस तरह से इसमें बनाया जाता है। जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है उसको हम लोग यहाँ पे C और D के बीच में लगाते हैं। ये X जो है वो अननोन रजिस्टर है। इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, A, B, C एंड D। तो इसको हम लोग अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, A, B, C एंड D। ये जो रेजिस्टेंस P है वो A और B के बीच में, दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। और ये जो Q है वो B और C के बीच में कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिया। और ये जो एक रो ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, ये A और D के बीच में, ये है R, दिस रेजिस्टेंस इज R। और जो अननोन रेजिस्टेंस है वो C और D के बीच में कनेक्टेड है, तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये जो सेल है वो C से इस की के थ्रू A के बीच से कनेक्टेड है। मतलब इस A से एक की को कनेक्ट किया और फिर एक सेल को उससे जोड़ दिया। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो A से कनेक्टेड है। वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये की हो गया K1। और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, दिस इज कनेक्टेड थ्रू K2 बिटवीन B एंड D। तो यहाँ पे ये B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट तैयार हो गया। अब इसमें इन रेजिस्टेंसेस का क्या बेनिफिट्स है वो चेक कर लेते हैं। सपोज कोई एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है जिसका वैल्यू 2 ओम टू सपोज 10 ओम के बीच में लाई कर रहा है, हमें पता नहीं वो कितना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है आर्म्स में वो इक्वल होता है। तो मतलब P बाई Q is equal to R by X. So X becomes Q by P into R. तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो अगर 1 करना है P और Q को, तो यहाँ से 1 और 1 पुल कर सकते हैं या 10 और 10 पुल कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइस तभी ज़्यादा सेंसिटिव होगा जब ये चारों रेजिस्टेंसेस लगभग बराबर वैल्यू के हों। तो अगर ये अननोन रेजिस्टेंस 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है तो हम लोग 1 और 1 को ना पुल करके 10 और 10 को पुल करेंगे। तो सपोज ये Q और P दोनों के वैल्यू 10 हो गए, मतलब X का जो वैल्यू होगा वो R के इक्वल हो जाएगा। अब
सपोज हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस 2 ओम वाला की यहाँ से पुल किया, यहाँ से बाहर निकाला, तो डिफ्लेक्शन 0 नहीं था, लेफ्ट साइड में था। जब 2 और 3 एक और निकाला तब भी लेफ्ट साइड में था। लेकिन जब हमने ये 2 ओम और निकाला, टोटल 5 ओम निकाल लिया, तो ये राइट की तरफ हो गया। इसका मतलब ये 3 और 5 के बीच में होगा। तो फिर हमने क्या किया, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से पुल किया, तो भी ये डिफ्लेक्शन जो था वो लेफ्ट की तरफ ही था। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है R वो 4 और 5 के बीच में है। अब हम इसका वैल्यू यहाँ से नहीं बता सकते कि 4 और 5 में कितना है। तो अब P और Q में जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो है उसको हम लोग चेंज कर लें। अब जो X का हम लोग P का वैल्यू जो है यहाँ से ये 100 वाला पुल करते हैं और Q का 10 वाला पुल करते हैं, ताकि ये रेशियो 1/10 हो जाए। अब हम लोग जानते हैं कि ये 4 और 5 के बीच में था रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे 1/10 है। इसका मतलब अब R कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, 40 to 45 के बीच में। तो ये 20 ओम और 20 ओम इन दोनों को पुल किया, और ये 1 ओम को पुल किया 41 पे, तो देखा कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ है। फिर हमने उसी तरह से 20, 20 और 2 को पुल किया, तो देखा डिफ्लेक्शन फिर से लेफ्ट की तरफ है। तो हमने अब क्या किया, 20, 20, 2 एंड 1 मतलब 43 जब पुल किया, तो देखा कि डिफ्लेक्शन राइट की तरफ आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 42 और 43 के बीच में ये लाई कर रहा होगा। तो अभी चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये 43 है, नियरली 43 है, तो यहाँ से बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस होगा 4.3 ओम। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर प्रिसाइज हमको मेजर करना है, तो अब यही रेशियो क्या ले लेंगे, 1:1000 का। लेकिन जब ये 1:1000 के रेशियो में आता है, तो ये डिवाइस उतना सेंसिटिव नहीं हो पाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बड़ा रेजिस्टेंस अगर हो, जिसका वैल्यू कुछ 100 ओम्स और फ्यू किलो ओम्स हो, तो वहाँ पे हम लोग और भी प्रिसाइज मेजर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज पहले पोस्ट ऑफिस में किया जाता था, ये पता करने के लिए कि कोई पोस्ट ऑफिस से कनेक्टेड वायर बाहर में टूट गया है और अर्थ से कनेक्ट हो गया है। सपोज ये वायर जो है यहाँ से टूट गया है, अगर वो टूट गया है तो अर्थ हो गया होगा, अर्थ से ये कनेक्टेड है वायर। फिर हम लोग क्या करते थे, लैब में इस पॉइंट सी को अर्थ कर देते थे। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों का पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब ये सर्किट फिर से हमारा कंप्लीट हो गया, और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करके इस अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते थे। और जो वायर बाहर में यूज किया गया है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता होता था, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लिए, तो अब बता सकते थे कि उस वायर का लेंथ कितना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक और ध्यान देने वाली बात होती है कि जब ये की K1 को हम लोग प्रेस करते हैं, तो थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद फिर K2 को प्रेस करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में कॉइल रैप किया होता है। उस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा, जब हमने की को क्लोज किया है, तो करंट चेंज हो रहा है। उस चेंजिंग करंट की वजह से उसमें एक सेल्फ इंडक्शन होता है, जिसकी वजह से रीडिंग चेंज हो सकता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि वो करंट कांस्टेंट हो जाए और जो सेल्फ इंडक्शन है वो ना हो, तो हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड करते हैं। इसीलिए इसमें पहले K1 को प्रेस करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं फ्यू सेकेंड्स, और तब K2 को प्रेस करके देखते हैं कि नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है।